Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic that is enzymes. एंजाइम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंजाइम होते क्या हैं, कैसे एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और किस टाइप से हम एंजाइम से केमिकल रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो देखिए फर्स्ट हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि जो आपके एंजाइम हैं ये कैसे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करते हैं, कौन कौन से मॉडल हैं जो एंजाइम की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं. साथ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो आपका एंजाइम है इसका काइनेटिक्स क्या होता है और कौन कौन सी थ्योरीज हैं एंजाइम्स के रिगार्डिंग, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. तो देखिए फर्स्टली कंटेंट क्या है. हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, देन काइनेटिक्स, आफ्टर दैट इनहिबिशन, एक्टिवेशन, specificity. Okay, so let's get started. First of all, some chemistry about एंजाइम्स. एंजाइम्स होते क्या हैं. देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम होता है जनरली केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देना, लेकिन कई बार आप देखोगे कैटलिस्ट क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट को डिक्रीज भी कर सकते हैं. लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या है, एंजाइम. तो अगर कोई कैटलिस्ट बायोलॉजिकल फंक्शंस करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एंजाइम्स. तो एंजाइम क्या हो सकते हैं, आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ओके, एंजाइम है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं. मोस्ट एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स. मोस्टली जितने भी एंजाइम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सब आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं और प्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. प्रोटीन की भी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इनकी होती है. सम स्पेशल आरएनए स्पीसीज, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड स्पीसीज ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड आर कॉल्ड राइबोजाइम्स. देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड था, इसने एज एन एंजाइम व्यक्त किया, तो इसको क्या बोल देंगे हम, राइबोजाइम्स. ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो ये राइबोजाइम की ही है. आप देख सकते हो कि डीएनए टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये दिखा रखी है यहाँ पर. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स. So the active site of an enzyme is the region that binds substrate, cofactor, prosthetic group and contains residue that helps to hold the substrate. देखिए जैसे आपके पास एक एंजाइम है, इसके ऊपर डिफरेंट साइट्स होंगी, तो इसकी एक्टिव साइट कौन सी होगी. एक्टिव साइट वो होगी, वो रीजन एंजाइम का वो रीजन जो किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है या फिर किसी कोफैक्टर के साथ बाइंड करता है. कोफैक्टर क्या होता है ये हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. या फिर वो क्या कर सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ होल्ड कंबाइन कर सकता है. जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो एंजाइम के टोटल सरफेस एरिया का लेस देन 5% होता है. ओके, एंजाइम का जितना भी टोटल सरफेस एरिया है उसका लेस देन 5% एरिया को ऑक्यूपाई करती है एक्टिव साइट. एक्टिव साइट्स हैव ए स्पेसिफिक शेप. एक्टिव साइट जो भी होगी उसकी स्पेसिफिक शेप होती है. जैसे कि हम अपने जो थ्योरीज आएंगे उन थ्योरीज में हम डिस्कस करेंगे. एक थ्योरी का नाम है लॉक एंड की थ्योरी. तो लॉक एंड की थ्योरी में आप लोग डिस्कस करोगे कि आप लोग देखोगे कि जो जैसे हमारे घर में जो लॉक होता है ना, लॉक एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है. ये नहीं कि आप किसी भी लॉक में कोई भी की लगा दोगे, ठीक है. तो बिल्कुल सेम तरीके से सेम वे में जो आपका एंजाइम होता है उसकी साइट भी स्पेसिफिक शेप की होती है. ये नहीं कि किसी की शेप भी कुछ भी हो जाएगी, ठीक है. पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप की फॉर्म एग्जिस्ट करता है. अगर आप प्रोटीन की जो शेप है उसको चेंज करोगे तो क्या होगा, वही शेप चेंज करने से जो आपकी एक्टिव साइट होगी उसकी भी शेप चेंज हो जाएगी और शेप चेंज होने से एंजाइम का फंक्शन भी चेंज हो जाएगा.
तो देखिए जो शेप है एक्टिव साइट की वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने शेप को चेंज किया तो जो फंक्शन था एंजाइम का वही चेंज हो गया। ओके, अब बात करते हैं एक्टिव साइट होती क्या है। एक्टिव साइट जो एंजाइम की है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ बाइंडिंग साइट, सेकंड वन इज़ कैटालिटिक साइट। फर्स्ट वन क्या है, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग जो बाइंड करती है, इट चूज द सबस्ट्रेट। ठीक है, बाइंडिंग साइट की किस टाइप के सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड करती है ये सब यहाँ पर आएगा। इट चूज द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स इट टू एक्टिव साइट। ठीक है, बाइंडिंग साइट का काम क्या है, सबस्ट्रेट को चूज करना ताकि वो एक्टिव साइट के साथ जुड़ सके। कैटालिटिक जो साइट होती है इसका काम होता है कैटालिटिकल एक्शन शो करना। एंजाइम का जो कैटालिटिक एक्शन होता है वो कैटालिटिक साइट के थ्रू शो होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कोफैक्टर। यहाँ पर तो कोफैक्टर का जस्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कोफैक्टर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अदरवाइज डिफरेंट जो कोफैक्टर्स हैं उन सब के मॉडल्स के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कोफैक्टर इज़ द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल which carries out chemical reactions that cannot be performed by standard 20 amino acids। देखो हमने ये देखा हुआ है कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से कुछ आपके एसेंशियल होते हैं और कुछ आपके नॉन एसेंशियल्स होते हैं। तो कोफैक्टर भी क्या है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन्स पार्ट है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एक्शन जो होते हैं ना, जो आपके अमीनो एसिड्स नहीं कर सकते उनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और जनरली जो कोफैक्टर होते हैं दो टाइप के रहेंगे आपके, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर किस टाइप से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि ये आपके पास एक एंजाइम था, सिर्फ एंजाइम की साइट है, इसके ऊपर कोई भी कोफैक्टर नहीं अटैच नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोफैक्टर है, ये इनएक्टिव प्रोटीन है। इस प्रोटीन को एक्टिव बनाने के लिए जो ये कोफैक्टर है ये इस साइट के ऊपर बाइंड करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोफैक्टर ने बाइंड कर लिया है एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन के साथ। अब यहाँ पर इसने दो पोजीशंस, यहाँ पर आप देख सकते हो दो होल हैं, इसके अंदर जो भी आपके ये बाइंडिंग जो भी सबस्ट्रेट होंगे, ये जो सबस्ट्रेट हैं इन बाइंडिंग साइट्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका कोफैक्टर। जस्ट यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा कि कोफैक्टर होता क्या है। ओके, अब ये देखिए इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होते हैं। दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर आपने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया है एज ए कोफैक्टर तो कोफैक्टर कौन से हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इसमें आप इनऑर्गेनिक मेटल्स को यूज कर सकते हो, जनरली मेटल्स को यूज करते हैं, मेटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आते हैं। एग्जांपल देखिए एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हमने देखा है कि कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसके अंदर उसकी एक्टिव साइट के ऊपर जिंक 2 पॉजिटिव मेटल अटैच होती है। ठीक है, एक्टिविटी साइट के ऊपर। जो हेक्सोनेज से होता है, हेक्सोकिनेज, उसका कोफैक्टर Mg2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे भी हम जो आपके NAD वगैरह जो होता है ना प्लस वगैरह NADH होते हैं, इन सब के कोफैक्टर भी डिस्कस करेंगे, देखना। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर की। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी करवाता है वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। एग्जाम्पल आपका है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम होता है इसके अंदर जो आपकी पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल एज ए कोफैक्टर यहाँ पर यूज होगा। कौन, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। नाउ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। Organic cofactors are generally divided into two types. One is prosthetic group, other is coenzymes. These are only definitions. Okay. A prosthetic group is a tightly bound organic cofactor. For example, flavins, heme. हीम क्या होता है, हीमोग्लोबिन में जो ग्रुप होता है ना उसको हीम ग्रुप बोलते हैं, या फिर बायोटिन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। इसमें फ्लेविन्स का एग्जांपल है, हीम ग्रुप का एग्जांपल हो जाएगा, बायोटिन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कोएंजाइम।
सो ए कोएंजाइम इज लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। कोएंजाइम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल NAD पॉजिटिव का है। ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्ट करते हैं, कौन सी एक्टिव साइट के ऊपर ये वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डिजाइंड एज एपोएंजाइम्स। अगर एक एंजाइम जिससे एंजाइम से कोफैक्टर को हमने रिमूव कर दिया, एंजाइम था, कोफैक्टर यहाँ से हमने हटा दिया, तो जो एंजाइम बचेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, एपोएंजाइम्स। द complete complex of a protein with all necessary small organic molecules, metal ions and other components is termed as holozymes और holoproteins। होलोप्रोटीन्स का मतलब क्या है, एक बार आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए फिर समझ में आएगा। जैसे कि आपका जो कंपाउंड है इसकी एक्टिव साइट थी, देखो उस एक्टिव साइट के ऊपर अगर आपने कोफैक्टर को अटैच कर दिया, प्रोटीन्स को अटैच कर दिया है, तो ये कंप्लीट आपकी पूरी स्ट्रक्चर हो गई है प्रोटीन की। इसी को हम क्या बोलेंगे, होलोजाइम्स। लेकिन अगर आपने आपके एंजाइम से कोफैक्टर को रिमूव कर दिया तो उसका नाम क्या हो गया था, एपोजाइम। अब बात करते हैं कि जो एंजाइम है, एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ तो रिएक्शन करेगा भाई, एंजाइम किसी ना किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो वो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन से हो कर सकता है। तो अब एंजाइम जिस भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है वो सबस्ट्रेट होता क्या है एक्चुअल में, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या क्या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो द रिएक्टेंट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन इज नोन एज सबस्ट्रेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन थी उसमें हम रिएक्टेंट किसी रिएजेंट या कैटलिस्ट से रिएक्शन करता था, कैटलिस्ट इसके ऊपर अटैक करता था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। तो जो रिएक्टेंट होता है केमिकल रिएक्शन का, रिएक्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन में उसका नाम क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट। ओके, व्हेन ए सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एंजाइम इट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ये सबस्ट्रेट था, इसने एंजाइम के साथ बाइंड किया तो एक सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जैसे कि देखिए ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ये आपके पास एंजाइम है, इसकी जो ये साइट है इस जगह पे आपका सबस्ट्रेट आ जाएगा, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ द साइट्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम सिंथेसिस की साइट कौन कौन सी हैं, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आपको पता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और राइबोसोम्स जो आपका रेक्टिकुलम जो होता है उसका भी जो दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। तो जो रफ जो आपका ER होता है, रफ ER दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके ऊपर आपको डॉट डॉट से दिखाई देते हैं, वही आपका राइबोसोम्स होता है। तो एंजाइम का काम होता, एंजाइम्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स से बनाए जाते हैं, राइबोसोम सिंथेसाइज करता है एंजाइम्स को। इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इज कैरिड बाय DNA। अब एंजाइम सिंथेसाइज करने हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी कौन करेगा, DNA कैरी करेगा। और जब DNA ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम क्या जनरेट कर देगा, एंजाइम्स। अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू DNA। अब देखिए राइबोसोम मैंने कहा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसके पास डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते होंगे। अब ये अमीनो एसिड्स को बाउंड करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उनके पीछे बाइंडिंग होगी, और जिससे जो भी स्पेसिफिक एंजाइम चाहिएगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ द इंटर सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अब इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिटेन्ड इन द सेल फॉर द यूज ऑफ सेल इटसेल्फ। इंट्रा सेल, इंट्रा जो केवल एक ही सेल के अंदर होते हैं, वो केवल सेल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सेल के अंदर ही इनको सिंथेसाइज किया जाता है और सेल के अंदर ही ये रिटेन रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए या तो आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे या फिर न्यूक्लियस में मिलेंगे, हो सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाए, या फिर ये जो आपके एंजाइम होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। जैसे कि प्लांट्स वगैरह में बात करें तो
एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जो आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कैटलिस्ट होता है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो एक इंट्रासेलुलर एग्जाम्पल एंजाइम का एग्जाम्पल है। माइटोकॉन्ड्रिया में रिडक्शन के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपका एक इंट्रासेलुलर एंजाइम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स एंड दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल बट आर सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। क्या डिफरेंस है? इंट्रा का तो सेल के अंदर सिंथेसाइज हुआ, किसने किया? राइबोसोम ने, किसके कहने पर? डीएनए के कहने पर। लेकिन इंट्रा का काम भी अंदर ही था, सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होंगे ये सेल के अंदर तो सिंथेसाइज होंगे बट सेल इसको सिक्रेट कर देगी ताकि ये एक्सटर्नल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें। नाउ एंजाइम्स आर डाइजेस्टिव एंजाइम। एग्जाम्पल के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज आर नॉट यूज्ड बाय द सेल्स इन द पैनक्रियाज बट आर ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन पैनक्रियाज की जो सेल होती हैं वो इसको यूज़ नहीं करेंगी बल्कि ये ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको सेंड करेंगे कहाँ पर? ड्यूडेनम में, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, ये अपना जो डाइजेशन का काम था वो कर सके। अब बात करते हैं एंजाइम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स? एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है? जैसे ये आपका रिएक्टेंट था, ये आपका प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता, पहले ये एक एक्टिव साइट से होकर के गुजरता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, फिर ये कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो जो ये एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम का काम क्या है? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना ताकि जो आपकी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम किया जा सके। ठीक है, दूसरी बात जो सेकेंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये रहेगी कि जो एंजाइम होते हैं वो जो भी आपका एंड प्रोडक्ट बनता है, जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट की ना तो नेचर को अफेक्ट करेंगे ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। मीन्स इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की रेट को स्पीड अप करना है, ना कि कुछ और। ये नेचर और प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर काइंड का एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं कि आपने एंजाइम लिया पेप्सिन, वो किसी को भी रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसी का भी डाइजेशन कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही एक्ट कर सकता है। दूसरी बात, जो एंजाइम जो होता है, अगर आपको केमिकल रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट है तो आप एंजाइम की स्मॉल अमाउंट लेकर चलोगे, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट होती है केमिकल रिएक्शन की रेट को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो एंजाइम होते हैं ये सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे अपना मिल्क होता है, अगर मिल्क को हम बॉईल कर देते हैं तो भी वो फटता नहीं है। दूसरा, अगर मिल्क को हमने रख दिया है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, उसके बाद भी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि वो उसकी जो पीएच है ना वो इस लेवल पे नहीं है कि उसके अंदर जो एंजाइम है उसकी जनरेशन हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये एग्जांपल मैंने किस लिए दिया था कि आपको ये बता सकूँ कि एंजाइम जो है ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। टर्नओवर नंबर, जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके लिए? एंजाइम के लिए, वो है इसका टर्नओवर नंबर। सो द टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल। मीन्स कि आपके पास सबस्ट्रेट था, उसमें आपने एंजाइम को डाल दिया, तो 1 मिनट के अंदर कितने सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। एंजाइम ने 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्नओवर नंबर। और टर्नओवर नंबर का निकालने का हमारा फॉर्मूला की जो कैटलेज जो होता है, कैटलेज एंजाइम, इसके टर्नओवर नंबर होता है 6×106 पर मिनट। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस किया कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो आपका एंजाइम होता है इसका नोमेनक्लेचर हम किस टाइप से करते हैं। सो एन एंजाइम इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट इट कैटलाइज। किस टाइप के सबस्ट्रेट को कैटलाइज करता है उसके बेस पे इसका नाम होता है। जैसे कि
आपको आगे मैं समझाऊंगी कि किस टाइप से, जैसे ऑक्सीडेशन कोई काम करता है तो ऑक्सीडेज हो जाएगा, रिडक्शन का काम करता है तो रिडक्टेज हो जाएगा। तो एंजाइम का नाम जो होता है वो किस टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर किस टाइप का फंक्शन करता है इसके ऊपर इसका नाम होता है। सो द सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम्स वाज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल के लिए आपके पास पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे कुछ ऐसे एंजाइम जिस सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर से पहले इनको नाम दे दिया था। अब जो एंजाइम है आपके उसका अंदर हम सफिक्स जनरली एज लगाते हैं। सो बाय एडिंग सफिक्स एज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम्स आर नेम्ड। सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कोई भी था, उसके नाम, उसके लास्ट में आपने सफिक्स लगा दिया एज, तो उसका किसका नाम हो जाएगा, वो एंजाइम का। एंजाइम फॉर कैटेलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस इज नोन एज हाइड्रोलेज। जिसने हाइड्रोलिसिस का काम किया तो क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोलेज। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आपके पास माल्टोज था, माल्टोज में आपने वाटर ऐड कर दिया, तो माल्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपको ग्लूकोज के। तो जो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपने जो एंजाइम यूज़ किया इसका नाम क्या है, माल्टेज। तो माल्टेज कैसे बना, माल्टोज को कन्वर्ट कर दिया माल्टेज में, ASC लगा करके। एग्जाम्पल देखिए इस तरह के सबस्ट्रेट से एंजाइम जो बनते हैं, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम हो जाएगा, माल्टोज के लिए माल्टेज हो जाएगा, सेलुलोज के लिए सेलुलेज हो जाएगा, लिपिड के लिए लाइपेज है, स्टार्च के लिए माइलेज है, प्रोटीन के लिए प्रोटेज है। ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं जो ASE सफिक्स लगा करके इसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं। ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया है कि आपका जो एंजाइम क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि जो आपका एंजाइम है उसकी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर किस टाइप से होगा, कैसे हम उसकी नेमिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। So a systematic classification of enzymes has been developed by International Enzyme Commission. International Enzyme Commission है, उसने एक systematic classification की है enzymes के बारे में, जो किसने की है, International Enzyme Commission ने। This classification is based on the type of reactions. इस क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन की गई है वो किस बेस पर है कि किस टाइप का जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम जिनको कैटेलाइज करता है उसके बेस पे। जैसे कि अगर कोई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ऑक्सीडेज हो जाएगा, रिडक्शन की रिएक्शन है तो रिडक्टेज हो जाएगा। इस कैटेगरीज के अंदर जनरली हम 6 जो मेजर क्लास होती हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। Each class is further divided into subclasses. सब क्लासेस एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट क्लास उसको सब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब इनको अगेन 2 पार्ट में कर देंगे, फिर उसको कर देंगे, फिर उसको करते जाएंगे। इस तरह से रिएक्शन होती जाएगी कि जो अपनी मेन क्लास थी उसको सब डिवाइड कर दिया, सबको फिर से सब में डिवाइड कर देंगे, और इस तरीके से आपकी रिएक्शन एंजाइम करता जाएगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल जो हम 6 कैटेगरीज से उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहले इनके नाम देख लीजिए। एंजाइम, एक तो आपका फर्स्ट जो इसमें एग्जाम्पल आएगा ये आपका रहेगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम होगा ये किस टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस में। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का। फिर ट्रांसफेरेज नाम का एक एंजाइम होगा जिसका काम होगा केमिकल ग्रुप्स को मूव करवाना, एग्जाम्पल हेरोकिनेज हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करवाना, हाइड्रोलिसिस करवाएगा, लाइसोजाइम, ठीक है। फिर लाइसेजेज नॉन हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएगा, फ्यूमरेज में होता है। आइसोमरेजेज इंट्रामोलिकुलर ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर आइसोमराइज करवाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो है लिगेज। लिगेज का काम होगा न्यू कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है उसका सिंथेसिस करना सबस्ट्रेट के बीच में, सबस्ट्रेट और जो कंपाउंड था उसके बीच में एक नया कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएगा। इसमें ATP का ये यूज़ करेगा, ATP हाइड्रोलिसिस के लिए। RNA पॉलीमराइज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो
तो यहाँ तक का ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है इसको मैं एक बार रिपीट करती हूँ। यहाँ पर हमने एंजाइम क्या होता है, कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, क्या क्या एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये सब डिस्कस किया है। अब जो डिफरेंट क्लासेज हैं एंजाइम की, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।